हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पोएम पढ़ रहे हैं द वर्ड इज टू मच विद अस। द वर्ड इज टू मच विद अस। तो ये जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक रोमांटिक एज के पोएट माने जाते हैं और एक नेचर पोएट है वो माने जाते हैं। इनको नेचर पोएट भी माना जाता है। तो इन्होंने ये जो पोएम है वो कंपोज करी थी 1802 में। तो इस पोएम को कंपोज किया गया था 1802 में और ये पोएम है वो कंपोज हुई थी इस टाइम और 1807 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। तो देखो 1802 में इसको कंपोज किया गया था और 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखी हुई पोएम है। तो थोड़ा सा हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ उनको एक नेचर पोएट माना जाता है और ये रोमांटिक एज से रिलेटेड ये पोएम है, ये पोएट हैं। तो इन्होंने इस पोएम को तब लिखा था जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया था। जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि ज्यादातर जो लोग हैं वो पैसे के पीछे भागने शुरू हो गए थे। उन्होंने नेचर को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया था। तो उन लोगों ने प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दिया, नेचर की तरफ उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान कहाँ था? पैसे कमाओ, उनको स्पेंड करो, उसमें अपनी एनर्जी को लगाते रहो। ये नहीं कि इस दुनिया में और भी बहुत सी चीजें जिनको अप्रिशिएट किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, जिनकी ब्यूटी को हम अप्रिशिएट करें। तो ये सारी चीज है वो उन लोगों के अंदर से धीरे धीरे गायब हो रही थी। तो उस टाइम इन्होंने इस पोएम को लिखा था कि जो लोग हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये जो सांसारिक चीजें हैं, जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, इनके पीछे लोग भागना शुरू हो गए हैं, जो कि टू मच हो गया है हम सबके लिए। तो इस बारे में ही इन्होंने टाइटल भी इस पोएम को ऐसे ही दिया है, द वर्ड इज टू मच विद अस। वर्ड्स मीन जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, सांसारिक जो चीजें होती हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो कि हमारे साथ क्या हो गई, टू मच हो गई है, हमसे बहुत अधिक जुड़ गई है। तो इन्होंने इस मटेरियलिज्म के अगेंस्ट ही एक तरीके से ये पोएम है वो उन्होंने लिखी थी, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए, नेचर के बारे में थोड़ा बताने के लिए, जो गॉड हैं उनके बारे में थोड़ा सा ऐसे, नेचर गॉड की बात कर रही हूँ, नेचर गॉड के बारे में बताने के लिए। तो इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने एक लिरिकल बैलेड भी लिखा था। रोमांटिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 1798 के अंदर कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर के एक लिरिकल बैलेड लिखा था और उसके साथ ही रोमांटिक एज जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो माना जाता है। तो इन्होंने 1802 में इस पोएम को लिखा था और 1807 में इसको पब्लिश किया था। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। तो देखो जो टाइटल दिया है उस टाइटल के साथ ही इस पोएम को स्टार्ट किया गया है। ये जो पोएम है वो एक सोनेट पोएम है। सोनेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। 14 लाइन की पोएम होती है और ये जो पोएम है इसमें देखो ये ऑक्टेव पार्ट के रूप में है। ये जो 8 लाइन का है, वैसे तो इसको क्वार्टर स्टेप में दिया गया है, लेकिन ये एक क्या है, ऑक्टेव पार्ट में। ये इधर है वो सेस्टेड पार्ट में आया है। 3 लाइन के जो मतलब 6 लाइन हो गए, 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको सेस्टेड बोला जाता है और 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको ऑक्टेव बोला जाता है। तो इसकी जो राइम स्कीम है, देखो इसकी राइम स्कीम है सून, इसको ए मानते हैं, पास बी, अस पा की तरह है, बी बून सून ए, मून सून से मिलता है, ए आर्स पार्स अर्स ये बी, फ्लास बी, ट्यून ए। तो ए बी बी ए बी बी ए, ये इसका ऑक्टेव पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखो बी, इसको सी मानते हैं, आउटवॉन डी ली बी, ये सेम हो गया। फोलोन ये डी और ये जो सी है ये सी के टाइप से, होन है वो डी। तो देखो ऑक्टेव पार्ट में इसकी जो राइम स्कीम बनती है ए बी ए बी बी ए, और सेस्टेड पार्ट में इसकी बनती है सी डी सी डी सी डी। इस प्रकार से इसकी जो राइम स्कीम है वो यहाँ पे सेट हो रही है। अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट ऑफ पावर्स। तो देखो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, तो ये जो पोएट है वो बोलना चाहता है कि ये जो वर्ड है, ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, इज टू मच विद अस, वो हमारे साथ बहुत अधिक टू मच सी हो गई है, मतलब हमसे बहुत अधिक जुड़ गई है। लेट एंड सून मतलब जो पास्ट टाइम था उसमें भी, एंड सून यानी जो फ्यूचर टाइम जो आ रहा है उसमें भी। तो ये हमारे साथ में पास्ट एंड फ्यूचर दोनों ही सेंस में या हर एक तरीके से टू मच के रूप में, एक उचित सीमा से भी जो अधिक होता है, जो अति होती है, उस रूप में ये जो वर्ल्डली थिंग्स है, जो सांसारिक चीजें हैं, वो हमसे कनेक्ट हो गई है, हमसे अटैच हो गई है। हम इन चीजों के
यूज टू हो गए हैं, आदी हो गए हैं। तो ये जो पोएट है वो बताना चाहता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था, लोग पीछे भाग रहे थे, तो लोगों को थोड़ा सा नेचर की तरफ डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने बोला है कि ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, सांसारिक चीजें हैं, वो हमसे बहुत अधिक जुड़ गई हैं, इतनी नहीं जुड़नी चाहिए। पास्ट एंड फ्यूचर दोनों ही रूप में हर एक तरीके से वो आवश्यकता से अधिक हमसे जुड़ गई है। और हम किस में बिजी हो गए हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग। गेटिंग मीन्स जो मनी को गेट कर रहे हैं, धन को जो कमा रहे हैं उस चीजों के अंदर, एंड स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब उन्हीं पैसों को, उन्हीं जो हमने जो गेट किया है, जो उपलब्धियां हमने प्राप्त करी है, या जो मनी हमने जो प्राप्त करी है, उन सबको स्पेंड करने में हम बिजी हो गए हैं, उनमें हम लग गए हैं। और इस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? वी ले वेस्ट ऑफ पावर्स। हम हमारी जो पावर्स है, जो हमारी शक्तियां हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है, उन सबको हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं, उन सबको हम व्यर्थ ही गवा रहे हैं, उनको हम फालतू में उनको हम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी पावर्स को सिर्फ किस चीज में? पैसे कमाने के चक्कर में, उनको खर्च करने के चक्कर में। और उस चक्कर में हम क्या कर लेते हैं? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। कि लिटिल वी सी इन नेचर, लिटिल है वो नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि हम हमारा जो नेचर है, जो प्रकृति है, दैट इज आवर्स, जो कि हमारी है। मतलब ये जो प्रकृति है इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जो नेचर को अप्रिशिएट करने वाली जो चीजें हैं, हिल्स, रिवर्स, लेक, जो भी है, पेड़ पौधे जो है, ग्रीनरी है इस वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छी। तो ये जो नेचर की जो चीजें हैं जो कि हमारी है, उसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम इतना बिजी हो गए हैं इस वर्ल्डली थिंग्स के अंदर, तो हम नेचर की तरफ ध्यान नहीं देते। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे अ सॉर्डेड बोन। कि वी हैव गिवन आवर हार्ट, हार्ट्स मतलब ये जो हार्ट है वो फीलिंग्स से रिलेटेड वर्ड आया है, कि हमने अपनी जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस है, वो हमने सारे के सारे गिवन अवे मतलब त्याग दिए हैं। किसके लिए त्याग दिए? अ सॉर्डेड बोन, सॉर्डेड बोन के लिए। जो सॉर्डेड मतलब जो व्यर्थ की जो चीजें हैं, जो अनवर्दी जो थिंग्स है, बोन यहाँ पे थिंग्स के लिए, सॉर्डेड यानी जो अनप्लेजेंट है या जो अनवर्दी है, जो मतलब गुणों से जो रहित है, जो अपनी वैल्यूज से जो रहित है, तो डिवोइड ऑफ वैल्यूज भी हम बोल सकते हैं इसको सॉर्डेड के लिए। तो हमने उन व्यर्थ चीजों के लिए, उन अनवर्दी थिंग्स के लिए, उन फालतू की चीजों के लिए, जो कि सिर्फ जो मनी वगैरह जो आती है, या ऐसी ही जो वर्ल्डली थिंग्स आती है, तो उन व्यर्थ की चीजों के लिए हमने अपनी जो फीलिंग्स है, हमने उन सबको त्याग दिया है। हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि क्या है? बहुत ही गलत चीज हो गई है। तो हमने इसकी तरफ, नेचर की तरफ ध्यान देना हमने बंद कर दिया है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून, द विंड दैट विल बी howling एट ऑल hours, एंड are up gathered now like sleeping flowers, for this, for everything, we are out of tune। तो हम बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, जो पोइट, जो वर्ड्सवर्थ है, वो बोलते हैं कि नेचर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और हम आउट ऑफ ट्यून हो गए उन सब चीजों के लिए। तो द सी, सबसे पहले देखो सी के बारे में, समुद्र के बारे में बताया है। फुल मून के टाइम, जब फुल मून का टाइम आता है, जैसे पूर्णिमा का जो दिन आता है, पूर्णिमा बोलते हैं, तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है? समुद्र है वो अपनी पूरी लहरों के साथ में, जैसे बोलते हैं कि उस टाइम टाइड आता है पूर्णिमा के टाइम, तो जब लहरें एकदम अपने फुल रूप में होती है समुद्र के अंदर, तो इसके लिए बताया कि अपना जो भुजम है, अपना जो सीना है, जो छाती है, अपनी छाती को खोल देता है समुद्र। मतलब फुल, एकदम फुल स्विंग के साथ में जो समुद्र की जो वेव्स है वो लहराती है समुद्र के अंदर। तो यही बता रहे हैं, द सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून, कि जो बेयर होता है मतलब खुले रूप में दिखाना, कि जो समुद्र है वो अपनी भुजम को एकदम मून को खुले रूप में दिखाता है। मतलब जब फुल मून का टाइम आता है तो पूर्ण रूप से अपने भुजम को समुद्र है वो खोल देता है, एकदम फुल स्विंग के साथ में उसकी वेव्स है वो लहराती है। द विंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर, द विंड, जो विंड यानी जो हवा होती है, विल बी हाउलिंग, हाउलिंग होता है मतलब गर्जना करना, एट ऑल आवर मतलब पूरे आवर, पूरे टाइम, पूरे घंटे, पूरे समय आवाज है वो क्या करती है? हाउलिंग करती रहेगी, जो बहती रहेगी, गर्जना करती रहेगी। और हम क्या करते हैं उस टाइम? एंड आ अप गैदर नाउ, और हम सब क्या हो जाते हैं? गैदर मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। किस रूप में? लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए जो फूल होते हैं उनकी तरह से हम सारे के सारे एकत्रित हो जाते हैं। हम सब कैसे हो गए हैं? सोए हुए फूलों की तरह, मतलब जो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है, जो एकदम से इन सब चीजों से, इन अप्रिशिएशन से, इन नेचर से, नेचर की ब्यूटी से जो एकदम रहित हो गए हैं, उनकी तरह हम सारे के सारे हो जाते हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, कि इस चीज के लिए, और एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ ट्यून हो जाते हैं, हम इंटरेस्ट रहित हो जाते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के हम हो जाते हैं।
उन चीजों में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहता जो नेचर की बात कर रहे हैं, तो हम विदाउट एनी इंटरेस्ट हम यहाँ पे हो जाते हैं किसके लिए, नेचर के प्रति। तो जो ये इतना अच्छा सीन जो बताया है, हवा के बारे में बताया है, सी के बारे में बताया है, तो हम सोए हुए फूलों के समान हम सारे हो गए हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो टाइम आया था तो उस टाइम में, और हम इन सब चीजों के प्रति क्या हो गए हैं, आउट ऑफ ट्यून हम हो गए हैं, उनकी तरफ हम ध्यान देना बंद कर दिया है। नेक्स्ट हम करते हैं, देखो इट मूव्स अस नॉट, कि ये जो चीज है, जो ये नेचर की जो चीज है वो हमें मूव्स मतलब इम्प्रेस करने से रिलेटेड वर्ड आया है ये मूव्स, कि इट मूव्स अस नॉट, ये हमें इम्प्रेस नहीं करता है, मतलब हम पे कोई प्रभाव नहीं डालती ये जो नेचर की चीजें हैं। ग्रेट गॉड, अब यहाँ पे गॉड को वो एड्रेस करते हुए बोलता है जो वर्ड्सवर्थ है कि हे भगवान, हे गॉड, आई वुड रेदर बी अ पैगन, तो वो बोलता है कि आई वुड रेदर बी, कि मैं बन जाऊं, क्या बन जाऊं, एक पैगन बन जाऊं, एक जो धर्म होता है, जैसे नॉन क्रिश्चियन हो, नॉन हिंदू हो, नॉन मुस्लिम, मतलब कोई भी एक विशेष धर्म को नहीं मानने वाला, तो मैं उस रूप में जो पैगन है वो मैं पैगन बन जाऊं। एक ऐसा पैगन किसको बोला जाता है, अ पर्सन हुज रिलीजियस बिलीफ डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द मैन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो मैन रिलीजन होता है इस संसार के अंदर, मैन रिलीजन किसको बोलेंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको, तो उन मैन रिलीजन से जो बिलोंग न रखे उसको बोलते हैं पैगन, जिसका अपना खुद का धर्म हो, नेचर धर्म कौन सा, नेचर से रिलेटेड, जो नेचर गॉड होता है उसको बोलते हैं पैगन। तो वो बोलता है भगवान को कि आई वुड रादर बी अ पैगन, कि मैं एक पैगन बन जाऊं जो कि सकल यानी क्रीड आउटवर्न, जो कि सकल यानी जो नरिष्ट हो, जिसका पालन पोषण किया जाए, कहाँ पे, क्रीड आउटवर्न, जो क्रीड आउटवर्न मतलब ये जो पुराना जो बिलीफ होते हैं, जो विश्वास होते हैं, जो धार्मिक आस्था होती है, क्रीड मीन्स होता है रिलीजियस बिलीफ, आउटवर्न यानी जो ओल्ड टाइम का है, तो उन जो प्राचीन टाइम का जो बहुत ही पुराना जो धार्मिक विश्वास है उसके अकॉर्डिंग मुझे पालित पोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम में नेचर को अप्रिशिएशन ज्यादा दिया जाता था, मनी की बजाय नेचर के ऊपर है वो ध्यान दिया जाता था, तो मैं उस टाइप से एक पैगन बन जाऊं, सो माइट आई, वो ये बोलता है कि ऐसे ही मैं बन जाऊं, एंड स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, और उस प्लेजेंट ली मतलब उस सुहावना जो ली यानी जो ग्रासलैंड है, जो मतलब ग्रासलैंड मतलब होता है जो घास का जो मैदान होता है, तो उस ग्रास लैंड के ऊपर जब मैं खड़ा हूं तो क्या करूं, हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, कि उस जब मैं प्लेजेंट ली के ऊपर, उस सुहावने जब ग्रास लैंड के ऊपर घास के मैदान पे मैं जब खड़ा हूं, और जब मैं ग्लिम्सेस यानी जब मैं उन पे नजर डालूं, उस नेचर के ऊपर जब मैं नजर डालूं, ग्लिम्स होता है नजर डालना, झलक देना, तो जब मैं उस पे नजर डालूं, जब मैं चारों तरफ मैं देखूं, उन झलकियों को देखूं, तो वो क्या करेगी, दैट वुड मेक मी, वो मुझे बनाएगी लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न होता है लोनलीनेस, अकेलापन, तो वो मुझे अकेलेपन से रहित बनाएगी, मतलब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने देगा, ये जो प्लेजेंट ली है, जो ग्रासलैंड है, तो ये मुझे अकेलापन फील नहीं होने देगा, क्यों, क्योंकि नेचर है वो हमारे साथ में रहेगा। हैव साइट ऑफ प्रोटेस राइजिंग फ्रॉम द सी, ओ हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रिथ हॉर्न, कि हैव साइट ऑफ प्रोटेस राइजिंग फ्रॉम द सी, तो बोलता है कि हैव साइट, की मैं देखूं, किसको देखूं, उस प्रोटेस एक सी गॉड होता है, जो कि माना जाता है कि समुद्र से वो बाहर अपना सर निकाल रहा होता है, और वो एक चट्टानी क्षेत्र के ऊपर वहां पे जाता है, और जब कोई व्यक्ति उसको देख लेता है तो वो उसको उसका जो फॉर्चून है, जो भविष्य है वो बताता है। प्रोटेस के बारे में माना जाता है कि वो फ्यूचर बताता है, और फ्यूचर बताने के बाद में वो वापस से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन भविष्य बताने से पहले क्या होता है कि ये उस व्यक्ति को डराता है, अगर वो डर गया तो वो चला जाता है वो व्यक्ति, और अगर वो नहीं डरता है तब प्रोटेस है वो उसको उसका फ्यूचर बताता है। तो ये जो वर्ड्सवर्थ है वो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि समुद्र के अंदर जो प्रोटेस है, जब वो समुद्र के से बाहर निकल रहा हो, समुद्र से बाहर अपना जब वो सर निकाल रहा हो, तो उस टाइम मैं उस प्रोटेस को देखूं, उस प्रोटेस जो गॉड है, सी गॉड है, उसको मैं देखूं। ऐसा जो वर्ड्सवर्थ है वो चाहते हैं नेचर के लिए, नेचर से रिलेटेड जो चीज है, सी गॉड, प्रोटेस, उनको वो देखना चाहता है। ओ हियर, और वो सुनना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, ओल्ड ट्राइटन, जो ओल्ड ट्राइटन है, जो बूढ़े जो ट्राइटन है, सी गॉड है, वो भी ट्राइटन के बारे में माना जाता है कि उनका जो कमर से जो वेस्ट से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो तो एक ह्यूमन बीइंग के समान होता है, और वेस्ट से जो नीचे का हिस्सा जो होता है वो डॉल्फिन जो फिश होती है उसके जैसा माना जाता है, तो उसको ट्राइटन बोलते हैं। तो ट्राइटन भी एक सी गॉड है। वो उस बूढ़े ट्राइटन का उस सी गॉड के जो रिथ हॉर्न है, रिथ मतलब जो फूलों से सजा हुआ जो हॉर्न यानी जो शंख है, तो उस फूलों से सजे हुए उस अलंकृत, उस डेकोरेटेड शंख के साउंड को
वो सुनना चाहते हैं। कौन? वर्ड्सवर्थ। वो नेचर की चीजें बता रहे हैं कि मैं उस ग्रासलैंड में खड़ा रहना चाहता हूँ जहां पे खड़ा होकर के मेरा जो अकेलापन है वो गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं समुद्र से उस प्रोटेस्ट जो सी गॉड है उनको मैं देखना चाहता हूँ, अपना फ्यूचर जानना चाहता हूँ। मैं जो ट्राइटन है, ओल्ड ट्राइटन, उसका जो शंख बजाने का जो साउंड आता है मैं उसको सुनना चाहता हूँ। तो ये जो वर्ड्सवर्थ है वो बोलते हैं, नेचर को अप्रिशिएट करते हुए वो ये चीज है वो बोलते हैं, जिससे लोग है वो नेचर के प्रति वापस से अट्रैक्ट हो और ये जो मटेरियलिज्म है उसकी तरफ वो थोड़ा ध्यान देना है वो बंद करें। तो आई होप आपको ये जो पोएम है द वर्ड इज टू मच विद अस, ये पोएम है वो आपको समझ में आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। सोनेट पोएम है, बहुत ही शानदार तरीके से इस पोएम को लिखा गया है, बहुत ही अच्छे से। हमें भी इसमें शिक्षा मिलती है कि नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, कभी भी हमें नेचर को भूलना नहीं चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय।